प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की ओर से 9 मई को की गई हिंसा को तख्तापलट और गृहयुद्ध का प्रयास करार दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों में रविवार को यह जानकारी दी गई है। हालांकि काकर ने इस बात से इनकार किया है कि हिंसा के आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने के पीछे बदला लेने का मकसद है। अर्धसैनिक बल रेंजर्स की ओर से इमरान खान की गिरफ्तारी किए जाने के बाद 9 मई को हुई हिंसा हुई थी। इस दौरान रावलपिंडी में सेना मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर हमला किया गया था। काकर ने जियो न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि 9 मई को हुई आगजनी और गुंडागर्दी को पूरी दुनिया ने देखा और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने त्रासदी बताया। इस तरह की छल योजना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 9 मई की हिंसा तख्तापलट और गृहयुद्ध का प्रयास था, जिसका निशाना सेना में सेवारत सेना प्रमुख और उनकी टीम थी। काकर ने इमरान को लेकर कहा कि सरकार यह धारणा नहीं बनाना चाहती कि 9 मई की हिंसा के आरोपियों से बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाले और हिंसा का सहारा लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस मामले में एक पक्ष के रूप में देखा जाएगा। कार्रवाई प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे पर पत्थर फेंकने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और इमारतों को जलाने का अधिकार नहीं है। इस हिंसा में कथित तौर पर संलिप्तता पाए जाने पर इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। सेना ने इस घटना के बाद साफ कर दिया था कि इसमें शामिल लोगों पर आर्मी एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। आइए हम बांग्लादेश के मातरबारी बंदरगाह के बारे में बात करें। बांग्लादेश के मातरबारी बंदरगाह को भारत के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। गहरे पानी का यह बंदरगाह बड़े बड़े समुद्री पोतों का ठिकाना बन सकता है। इतना ही नहीं, मातरबारी बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर, खासकर त्रिपुरा के साथ साथ चारों ओर से ज़मीन से घिरे नेपाल और भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी का नया माध्यम बन सकता है। इस बंदरगाह का निर्माण जापान के सहयोग से काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जापान ने पिछले कुछ समय से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में काफ़ी ध्यान दिया है। जापान का पूरा फोकस क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड उन्नत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की है। जापान इसके जरिए पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और निवेश को तेज करने की योजना बना रहा है। इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 350 जापानी कंपनियां बांग्लादेश में काम करती हैं, लेकिन एक बार क्षेत्र के इंटीग्रेट हो जाने पर व्यापार अर्थव्यवस्था में उछाल आ सकता है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित मातरबारी बंदरगाह मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के औद्योगिक विकास केंद्रों के तहत जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के जरिए डेवलप किया जा रहा है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया ताकाशी सुजुकी ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि जापान एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने और उससे आगे बढ़ने के लिए भारत के पूर्वोत्तर और भारत बांग्लादेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी चाहता है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने एक अध्ययन में कहा है कि यह कनेक्टिविटी भारत और जापान के बीच बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सांस्कृतिक एकीकरण सहित लॉजिस्टिक और ट्रेड सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्तों को खोलेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि एक निर्बाध क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना साझा समृद्धि और सतत विकास की नींव रखती है, जिससे अंत में सभी भाग लेने वाले देशों को लाभ होता है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए संसाधनों से समृद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। एक बार जब गहरे समुद्र का मातरबारी बंदरगाह चालू हो जाता तो हल्दिया बंदरगाह के माध्यम से वर्तमान में व्यापार की जाने वाली बड़ी संख्या में वस्तुओं को यहां से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इससे हल्दिया बंदरगाह का भार भी कम हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मातरबारी बंदरगाह बड़े कार्गो जहाज़ों को भी संभालने में सक्षम होगा। यह परियोजना बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत की मदद भी करेगा। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से आक्रामक रूप से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। एक विश्लेषक ने बताया कि मातरबारी बंदरगाह का रणनीतिक महत्व है। यह कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, लेकिन विशेष रूप से भारत और जापान दोनों को चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का एक बड़ा अवसर देगा। आइए अब हम भारतीय मूल के नेताओं जो दुनिया में अपना नाम का परचम लहरा रहे हैं उनके बारे में बात करें। भारतीय मूल के कई नेता दुनिया के अलग अलग देशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ऐसे में एक और देश इस सूची में जुड़ गया है। दरअसल भारतीय मूल के थरमन शैनमुगरत्नम शुक्रवार को सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी के वो ऐसे भारतीय मूल के नेताओं में शामिल हो गए हैं जो विश्व के कई देशों की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। बता दें, शैनमुगरत्नम ने 70% वोट पाकर शानदार जीत हासिल की है। वो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 6 साल के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री ली शिन लुंग ने शनिवार को थरमन को बधाई दी। उन्हें कहा कि सिंगापुर के लोगों ने थरमन
षणमुगरत्नम को अगला राष्ट्रपति चुना है। उन्होंने कहा कि आगे थर्मन भारतीय विरासत के कई नेताओं में से हैं जो वैश्विक स्तर पर इतने ऊंचे पद पर चुने गए हैं। लुंग ने कहा कि षणमुगरत्नम की जीत दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते प्रभाव को कमला हैरिस की सफलता में देखा जा सकता है। भारतीय वंशीय हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। इससे पहले वह साल 2017 से 21 तक कैलिफोर्निया की सीनेटर रही। डेमोक्रेट हैरिस ने 2011 से 17 तक कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया। उनका जन्म कैलिफोर्निया में भारतीय जमाइका माता पिता के यहाँ हुआ था। दूसरा नंबर है, नवंबर में मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेट पार्टी के 5 भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा और श्री थानेदार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के एक प्रमुख राजनेता हरमीत ढिल्लो ने हाल ही में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था। निक्की हेली और विवेक रामासेनी जैसे भारतीय मूल के नेताओं ने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ऋषि सुनक पिछले साल ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही गोवा मूल की सुएला ब्रेवरमैन उनकी गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बता दें कि सुनक कैबिनेट में ब्रेवरमैन के बाद क्लेयर कोटिनोवा गोवा मूल के दूसरे मंत्री हैं। उन्हें हाल ही में उनके नए ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो सचिव के रूप में एक बड़ी पदोन्नति मिली है। सुनक से पहले बोरिस जॉनसन के प्रतिमंडल में प्रीति पटेल गृह सचिव थी। आलोक शर्मा जॉनसन कैबिनेट में अंतर्राष्ट्रीय विकास सचिव थे। गौरतलब है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री ताओसिच लियो एरिक वराडकर भी भारतीय मूल के हैं। वराडकर अशोक और मिरियम वराडकर की तीसरी संतान इकलौते बेटे हैं। उनके पिता का जन्म मुंबई में हुआ था। 1960 के दशक में यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। एंटोनियो कोस्टा 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। वो आधे भारतीय और आधे पुर्तगाली हैं। उनके अलावा अनीता आनंद कनाडा में संघीय मंत्री बनने वाली पहले हिंदू हैं। आनंद ने इस साल जुलाई में ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका संभाली। उनके माता पिता भारतीय, उनके पिता तमिलनाडु से थे, उनकी मां पंजाब से थी। आनंद के अलावा कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मंत्रिमंडल में 2 और भारतीय मूल के सदस्य हैं, हरजीत सज्जन और कमल खेरा। वहीं प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। चेन्नई में मलयाली माता पिता के घर जन्मी वो वर्तमान में सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्र मंत्री हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की निर्वाचित राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू का जन्म एक इंडो ट्रिनिडाडियन परिवार में हुआ था। भारतीय मूल के वकील और लेखक प्रीतम सिंह 2020 से सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं। देवानंद शर्मा 2019 में ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्य बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली का जन्म लियोनोरा में एक मुस्लिम इंडो गुयाना परिवार में हुआ था। प्रविंद जुगन्नाथ जनवरी 2017 से मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। उनका जन्म 1961 में एक हिंदू यदुवंशी परिवार में हुआ था। उनका परदादा 1870 के दशक में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में मॉरिशस चले गए थे। साल 2019 से मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन का जन्म एक भारतीय आर्य समाज हिंदू परिवार में हुआ था। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2020 से सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। संतोखी का जन्म 1959 में लेडी डाप में एक इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार में हुआ था। विवेल राम कलावन अक्टूबर 2020 से सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके दादा बिहार से थे। बता दें कि साल 2021 में इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स लिस्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया कि दुनिया भर के 15 देशों में सार्वजनिक सेवा के शीर्ष पदों पर भारतीय विरासत के 200 से अधिक नेता आसीन हैं। इनमें से 60 से अधिक कैबिनेट पदों पर विराजमान हैं। आइए हम चीन के बारे में कुछ बात करें। पाकिस्तान की तरह चीन के हालात भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। चीन की आर्थिक और राजनीतिक हालत कितनी गंभीर और ख़राब है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डर के मारे राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी विदेश यात्राएं रद्द करते जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते भारत में होने वाली G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे कि अटकलें भी अब खत्म हो गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 8-9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इसका कारण निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपेक्षा नहीं बल्कि अन्य वजह हैं। बेशक कुछ टिप्पणीकारों का अनुमान है कि वो अन्य विदेशी प्रतिबद्धताओं से भी पीछे हट गए हैं। जिनपिंग के इस फैसले का उन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत योजना के अनुसार शिखर सम्मेलन के साथ आगे बढ़ेगा और चीन कई खास मुद्दों में पिछड़ जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी के न आने पर प्रोटोकॉल अनुसार चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग जिनपिंग के स्थान पर प्रतिनियुक्ति करेंगे, लेकिन उन्हें शायद उतना महत्व नहीं मिलेगा। ऐसे में चीन के प्रमुख नेता जिनपिंग की अनुपस्थिति में यूक्रेन में युद्ध के किसी भी संदर्भ को शामिल करने के रूस के विरोध के बावजूद नई दिल्ली को शिखर सम्मेलन आयोजित करना और समापन दस्तावेज का अंतिम रूप देना आसान होगा।
चीन की G20 की बैठक में शामिल न होने पर एक और नुकसान भी होगा। वह जिस गति से वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ रहा है, वह उसे फासले को कम करने के अवसर के अलावा अपनी गिरती निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अवसर खो देगा। चीन और उसको राजनयिकों द्वारा विशेष रूप से इस वर्ष की शुरुआत से ही बीजिंग द्वारा वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के आदर्श विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 की बैठक सहित वैश्विक दौरों को रद्द करने के पीछे की स्पष्ट रूप से उनकी मजबूरियां हैं, जो उन्हें चीन के लिए विश्व नेताओं के महत्वपूर्ण सभा से भाग लेने से रोकती है। वो न केवल G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगी, बल्कि वो आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग नहीं लेंगे। ऐसे समय में जब चीन का व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP कैडर व्यक्तिगत जोखिम पर अमेरिका और चीन के पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की सिफारिश कर रहे हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय समारोह में शी जिनपिंग की अनुपस्थिति गलत संदेश भेजती है। चीन में जिनपिंग की नीतियों, धीमी अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, पार्टी के सदस्यों के लिए शी जिनपिंग के विचारों के अनिवार्य अध्ययन की लगातार बढ़ती ललक, कड़े सुरक्षा नियमों को लागू करना, रूस के प्रति नीति और गलत प्रबंधन के कारण असंतोष बढ़ रहा है। चीन में CCP सदस्य समाज के अन्य वर्ग समान रूप से असंतुष्ट हैं। सोशल मीडिया पर शी जिनपिंग और उनकी नीतियों की आलोचना करने वाले पोस्ट सामने आए हैं और CCP कैडरों ने कुछ नीतियों में भिन्न लेख भी लिखे हैं। यह पिछले कुछ हफ्तों में 2 लेखों में परिलक्षित हुआ, जिसमें एक आधिकारिक चीनी समाचार पत्र में आर्थिक समस्याओं को उजागर करने वाला और दूसरा CCP समर्थक सिंगापुर समाचार पत्र में एक CCP सदस्य द्वारा लिखा गया है। अगस्त 2023 को चीन के इकोनॉमिक ऑब्जर्वर में एक असामान्य रूप से स्पष्ट और आलोचनात्मक लेख, जिसका शीर्षक था कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए बिना चावल के खाना नहीं बना सकती, चीन के प्रांतों की तीव्र आर्थिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया। अखबार द्वारा अलग अलग प्रांतों के 4 वित्तीय निर्देशकों से अलग अलग साक्षात्कार में धन की गंभीर कमी और इसके परिणामस्वरूप विकास परिणामों में कटौती की बात स्वीकार की है। निदेशकों ने कहा है कि उन्होंने अपने अधिकांश कार्य दिवस आवेदकों को समझाने में बिताए हैं कि वे धन देने में असमर्थ क्यों हैं। उनके कार्य दिवसों का शेष समय धन के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से गुहार लगाने में व्यतीत हुआ है। इस बीच प्रांतीय और काउंटी प्रमुख उन पर प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए धन सुनिश्चित करने, कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान करने के लिए दबाव डालते हैं। आर्थिक पर्यवेक्षक ने आकलन किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र के दिवालिया होने में कुछ ही समय लगा है, लेकिन कुछ ही दिनों में चीन की दोस्ता दिखाने वाले इस लेख को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद भारत अमेरिकी की दोस्ती मजबूत हो गई है। व्हाइट हाउस और नई दिल्ली के रिश्तों में नज़दीकियाँ चीन एक आंख नहीं सुहा रही है। अब हिंद महासागर में भारत अमेरिका की नौसेनाओं ने एक साथ समुद्र में उतरकर भारी हलचल पैदा कर दी है। समुद्र में पनडुब्बियों और प्रलयकारी उत्पन्नों के जलजले से चीन में चिंता छा गई है। भारत और अमेरिका की नौसेना ने समुद्री गश्त और पनडुब्बी रोधी युद्ध को लेकर समन्वय में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सप्ताह भर चले संयुक्त अभ्यास को पूरा किया। एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी। अमेरिका के गश्ती स्क्वाड्रन VP-26 के ट्राइडेंट्स ने भारतीय नौसेना के एयर स्क्वाड्रन 312 के अल्बाट्रॉस के साथ संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास में भाग लिया। यहाँ एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि विषय विशेष के आदान प्रदान दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्त और टोई बलों के बीच समन्वय में सुधार पर केंद्रित था। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध पर प्रशिक्षण और हिंद महासागर में विशेष समुद्री चुनौतियों पर जानकारी साझा करना शामिल था। दोनों स्क्वाड्रन ने उड़ान और गैर उड़ान गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें परिचालन योजना, रखरखाव, प्रशिक्षण और साजो सामान समर्थन पर चर्चा शामिल थी। VP-26 के प्रभारी अधिकारी लेफ्टिनेंट रेयान स्पीर ने कहा है, यह भारत के साथ हमारी साझेदारी को मजबूत करने और समुद्री तटों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की हमारी क्षमता में सुधार करने का एक शानदार अवसर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।